जी आयशा बताएं, अनम्यूट किया आपको। सर ये एर्गोनॉमिक्स रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। अभी एर्गोनॉमिक्स जो है ना, दोबारा से बताता हूँ आपको। भाई बहुत ही सादा, काफ़ी बच्चे आ गए हैं, ठीक है। बहुत ही सादा अल्फाज में एर्गोनॉमिक्स जो है, ये हम कहते हैं, मेरे अल्फाज को सुने, स्लाइड्स को मत देखें अभी। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली हम कहते हैं, जैसे आपका और आपके मोबाइल का इंटरेक्शन है। आप मोबाइल में, काफ़ी सारे लड़के जो हैं वो आजकल बहुत फेमस है, पबजी गेम खेलते हैं। जब वो गेम बच्चे खेल रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनकी कोई ना कोई उंगली, हाथ, अंगूठा, कुछ ना कुछ, वो ना उसको सुन सा हो जाता है। वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पा रही होती। क्यों? क्योंकि वो होल्ड इस तरह से करते हैं काफ़ी देर मोबाइल को कि उनकी वो जो नर्व होती है, जो वो उस उंगली तक ब्लड पहुँचा रही होती है, वो दब जाती है। उस पर स्ट्रेन आता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला चीज़, स्ट्रेन आता है उस पर। ठीक है। अब उस स्ट्रेन की वजह से वो जो ब्लड है वो वहाँ पर नहीं पहुँचता। जब वो ब्लड वहाँ पर नहीं पहुँचता तो क्या होता है, वो सुन हो जाता है। इस चीज़ को, वो इस चीज़ को पढ़ना, समझना, किसी का इस चीज़ को, इस बात को समझना कि यार ये एक इशू है, इसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। अब इस मसले को हल करना, कोई इस मसले को हल करेगा कि ये बच्चे जब गेम खेलते हैं तो इनकी उंगलियां जो हैं वो खून पहुंचता रहे और वो सुनना हो, मसले को हल करता है, तो मैं कहूँगा ही हैज़ सॉल्व्ड द इशू एर्गोनॉमिकली, सॉरी, एर्गोनॉमिक की बात अब समझ आई। अब इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में जो ज़्यादातर इशू होता है वो होता है स्ट्रेन इंजरी की वजह से। स्ट्रेन इंजरी ये है कि मैं माउस को पकड़ के हाथ में बैठा रहूं और उससे मैं काम करता रहूं काफ़ी देर, और मेरे हाथ की जो कलाई है, ठीक है, उसमें, उस पर वज़न आता रहता है, क्योंकि मैं माउस के बटन यूज़ करता हूँ तो मैं कलाई पर वज़न ज़ोर देता हूँ और वो बैठी रहती है कलाई उस माउस को हाथ रखने के लिए। तो ज़्यादा ज़ोर देने की वजह से मेरी वहाँ की नर्व्स जो हैं वो प्रेस हो जाती हैं। प्रेस हो जाने की वजह से वो ब्लड आगे नहीं देती, तो वो मुझे बाद में पेन भी होती है और हाथ भी सूना जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिपीटेटिव, काफ़ी देर के लिए रिपीटेटिव, बार बार जब हम काफ़ी देर बैठे रहते हैं तो उसको रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, अब आपको बात सारी समझ आ गई है। Repetitive strain injury caused by continuous misuse of the body. Many professions suffer from the repetitive strain injury, a painful medical condition that can cause the damage to the hands, wrist, upper arm, back. जैसे मैं कंप्यूटर यूज़ करूँ तो घंटों, 12 घंटे के लिए मैं बैठा हूँ, मेरी कमर तो थक जाएगी ना, मेरी गर्दन भी थक जाएगी। ठीक है, मेरे वर्टिब्रेज जो हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे वर्टिब्रे हैं मेरे, वो भी मेरे पेन करने लग जाएंगे। ठीक है, स्पेशली ऑफ दोज पीपल who use the computers and other form of keyboards. इसी चीज़ की एक एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसको समझिएगा। कार्पल बेसिकली वो बोन है जो आपका, जो हाथ है, ये मैं हाथ बना रहा हूँ, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए सपोज कर लें ये आपका हाथ है। इस हाथ की ये जो कलाई वाली जगह है, ठीक है, ये जो जगह है जिस पर आपका बोझ आता है, हाथ का वजन आता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्पल। इसको हम कहते हैं कार्पल। मैं अभी आगे डायग्राम बनी है वो भी दिखाता हूँ, कार्पल। और इस कार्पल, ये जो हड्डी है इसको हम कार्पल कहते हैं। तो यहाँ पर एक बोन की वजह से जो, मतलब वो एक राउंड सी शेप है तो उसको टनल कहा जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल इज अ पैसेज इन द रिस्ट होल्ड द नर्व्स एंड टेंडन्स। टेंडन्स कहते हैं वो उसके हिस्से जो नर्व्स के कहने पे उंगलियों को आगे पीछे मूव कर रहे हो, या हाथ की मूवमेंट का बाइस बनते हैं टेंडन्स।
प्रोलॉन्ग्ड काफ़ी देर के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करना हाथ के इन टेंडन्स को मतलब सोजिश क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे सोजिश बन जाती है, ठीक है, इन टेंडन्स पे। इस वजह से जो वो सोजिश बनती है तो बेसिकली एक इशू होता है उस यूज़र को कि वो ज़्यादा देर उस कीबोर्ड को या माउस को इस्तेमाल नहीं कर सकता कंप्यूटर को, ठीक है, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया उसको, क्योंकि उसके हाथ के जो माउस या कीबोर्ड जहाँ पे वो रख के यूज़ कर रहा था उसकी कार्पल टनल काफ़ी देर प्रेस रही है, जिसकी वजह से उसके टेंडन्स जो हैं वो दबाव की वजह से अब स्वेल कर गए हैं, और वो थोड़ी देर के बाद जब नॉर्मल होते हैं तो फिर दोबारा वो कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल यहाँ पर होता है, ठीक है, ये सारी नर्व्स हैं, सही। इस पर जोर आने की वजह से जो हमारे कार्पल टनल पे जब जोर आता है तो हमारी जो नर्व है वो प्रेस हो जाती है, इसको ब्लड यहाँ पे नहीं मिलता, ब्लड ना मिलने की वजह से हमारी ये जो उंगलियां हैं ये सुन आ जाती हैं, नमनेस हो जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, एर्गोनॉमिक्स और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? एर्गोनॉमिक्स और इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एज ए सजेशन आपको दी जाती है कि ऑफिस के अंदर इनको बेहतर करने, ये सोल्यूशन है एर्गोनॉमिक्स का, कि हम प्रॉब्लम को एर्गोनॉमिकली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में क्या करें, ऐसी चेयर्स इस्तेमाल करें जिनकी आर्म्स जो हैं वो एडजस्टेबल हैं, उनकी हाइट भी एडजस्टेबल हो, लोअर बैक की सपोर्ट होनी चाहिए, खाली स्टूल ना हो, नहीं बैठ सकता कोई भी स्टूल पर। डेस्क शुड हैव अ कीबोर्ड ट्रे, ठीक है, जहाँ पर वो कीबोर्ड नीचे रख सके, ये नहीं कि मॉनिटर के साथ ऊपर ही रख के बैठा रहे और हाथ ऊपर करके बैठा रहे जैसे कोई लटकता है या उस तरह से। कीप्स हैंड एट द कीबोर्ड हाइट, ठीक है। प्लेस द मॉनिटर एट आई लेवल, आंखों के सामने आंखों के बराबर कीबोर्ड रखना चाहिए, ना कि ये कि छत के साथ लगा दें ऊपर कीबोर्ड स्टैंड लगा के और वो गर्दन ऊपर करके जैसे सितारों को देखा जाता है वैसे देखता रहे और उस पर काम करता रहे, उससे उसकी गर्दन थक जाएगी, वर्टिब्रेस जो है ना वो नहीं इतनी देर देख सकते हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह से जो टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, सिट अप स्ट्रेट, सीधा होके बैठें, ठीक है, नीचे आगे को झुक के ना बैठें, ठीक है। हैव अ पैडेड रिस्ट सपोर्ट, आपने कभी देखा माउस के लिए हमारे पास एक पैड होता है बिल्कुल तरह का कुछ बना हुआ, ऐसा, यहाँ पर हम उसको माउस रख देते हैं और यहाँ पर एक सपोर्ट सी बनी होती है, छोटा सा सॉफ्ट फोम लगा होता है, इसको हम कहते हैं पैडेड रिस्ट सपोर्ट, कलाई की सपोर्ट के लिए। यहाँ पर मैं कलाई रखता हूँ और यहाँ पर मैं माउस को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का पैड यूज़ करें जहाँ पर रिस्ट सपोर्ट हो। कीप योर आर्म्स स्ट्रेट, जैसे ये स्ट्रेट रखे हुए, कीबोर्ड प्रॉपरली इस्तेमाल करें। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, कुछ घंटे के बाद, आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद कोई ब्रेक ले लें, चाय का कप पी लें, इस तरह से जिसमें आप मतलब रिलैक्स रहें और फिट रहें, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा जो बेसिकली चैप्टर का एक पार्ट है सेकंड चैप्टर का, ये चैप्टर 3 नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का पार्ट ए एंड हो जाता है, इसका पार्ट बी जो है वो हम शुरू करेंगे। जी बताएं उमुल उमुल बनीन। सर एर्गोनॉमिक्स जो टर्म है वो सब हम कंप्यूटर के उसमें यूज करते हैं।
दोबारा बोलिए, तो आवाज़ कट रही है। सर जो एर्गोनॉमिक्स है वो सिर्फ हम कंप्यूटर की टर्म में यूज करते हैं? नहीं, एर्गोनॉमिक्स बेसिकली आप यूज़ करते हैं, आप अभी के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं इन बिटवीन द ह्यूमन और उसका किसी डिवाइस के साथ इंटरेक्शन। अब अगर ये कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ है, तो हम वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए मैंने RSI रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी की बात की है, जो कि कंप्यूटर या माउस के साथ रेलेवेंट है। अब एर्गोनॉमिक्स जो है वो डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट तरह से अफेक्ट कर सकती है। एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप का पहनना, ठीक है, अब वो डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए कि वो उसको 24 घंटे पहन सके, जिससे उसकी गर्दन में निशान ना हो, जिसमें उसके जब कान में डाले तो वो इतना सॉफ्ट उसके बड्स होने चाहिए कि वो कान में जाकर अच्छे से बैठे, नरम नरम होना चाहिए, जिससे उसको आवाज़ भी अच्छी आए और उसको कान में दर्द भी ना हो, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप और स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिवाइस एंड अ ह्यूमन। इंसान और ह्यूमन के दरमियान जो यूज़ करने की वजह से अगर कोई स्ट्रेन क्रिएट होता है, तो उसके ऊपर हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम एर्गोनॉमिक्स के लिए कहते हैं। और फिर हम उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एर्गोनॉमिकली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर एक बंदा ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है गाँव में, गाँव की मिसाल ले रहा हूँ, अगर कोई बंदा एक गाड़ी इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर चलाता है, बाइक चलाता है, और वो बाइक पर इस तरह से बैठता है या इस्तेमाल करता है कि उसकी कमर थक जाती है, तो it mean technically, ergonomically, the bike is not, you can say the bike is not as compatible to the that person need। उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ इस तरह का होना चाहिए जिससे उसकी कमर ना थके। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिर्फ एक जगह पर एक डोमेन तक लिमिटेड नहीं होता, डिफरेंट हमारे पर्सपेक्टिव में हम इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया? और किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट आगे चलूँगा। क्लियर है? जिसने भी ये पूछा था बेटा, ये क्लियर है? जी सारा बताएं, आपका माइक अनम्यूट किया था। सर मैंने ये पूछना था कि रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी में ये जो फिंगर्स में जो पेन हो जाता है, ये भी इसी की एग्जांपल बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अगर इन केस ऑफ वो पेन जो है वो डिपेंड करता है किस वजह से है। इन केस अगर वो हम माउस यूज़ कर रहे थे तब है तो वो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी है। अगर वो हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली काफ़ी घंटों से, तो वो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी है, क्योंकि हमारी जो कार्पल है उसकी वजह से हमें जो है ना दर्द हो रहा है। तो ये बेसिकली रेपिटेटिव स्ट्रेन जी इंजरी है। इस तरह से जी जी सर। ठीक है जी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करते हैं। शायद एक्सपेक्टेड है कि आपका डिपार्टमेंट कब से ओपन हो रहा है? CR या फिर GR, ये बता सकते हैं आपका डिपार्टमेंट कब से ओपन हो रहा है? बताएं। सर अभी तो हमें भी कुछ नहीं पता। तो कैसे पता चलता है? पता करें ना किसी क्लर्क से। सर मुझे तो लगता नहीं खुलेगा अभी, लेकिन वो कह रहे थे आप लोग के फिजिकल पेपर होंगे तो शायद फिर हमें बता दें सैटरडे तक। अच्छा अच्छा, सही सही। जी चलें ठीक है।
सही प्रशांत, शुक्रिया। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवाइसेस फॉर द हैंड। अच्छा, बेसिकली क्या है कि सही सही, ठीक है, शुक्रिया मरियम। अच्छा, अभी क्या है कि हमारे पास डिवाइसेस फॉर द हैंड क्या है कि बेसिकली पहले हम लोगों ने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से हैं। फिर हमने थोड़ा सा इंटरनल उसका देखा कि कौन कौन से रैम किसको कहते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स को हमने स्टडी किया। फिर अभी रिसेंटली हमने ना कुछ और कंप्यूटर के बारे में जो डिटेल्स थी वो हमने गैदर की, स्टडी की। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्यूटर में हमारे पास है डिवाइसेस फॉर द हैंड। ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस, ऐसी छोटी कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस जिनको हम हाथ में लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे आप ये सारे स्क्रीन में देख रहे हो, एक पिक्चर है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, एक ये आपके पास डिवाइस है। इसके अलावा एक और डिवाइस होती है जैसे बार कोड रीडर, उसमें से लेज़र लाइट निकल रही होती है, वो भी एक डिवाइस है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन के हम स्कैनर से स्कैन कर रहे होते हैं, तो वो भी हैंड हेल्डेड एक डिवाइस है। इस तरह से हमारे पास और बहुत सारे डिवाइसेस हैं। साइंटिफिक नेम है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, इस पेन को क्या कहते हैं? स्टाइलस। फर्स्ट लेक्चर में मैंने शायद आपको बताया था, ये आप लोगों को अभी याद नहीं है। इसको स्टाइलस कहते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्टाइलस। ठीक है, इस पेन को हम क्या करते हैं, यूज टू राइट द डाटा। पेन इज यूज्ड एज अ पॉइंटर, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के तौर पर भी यूज होता है। PDA, आपको कॉमन लाइफ में PDAs का पता है? कौन कौन से PDAs हैं जो कॉमन लाइफ में यूज हो रहे हैं अभी इस वक्त, बता सकता है आप लोग उसको? ठीक है, शुक्रिया सारा बता। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो PDAs हैं रूटीन में हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें बेसिकली हमारे पास बहुत ही कॉमन जो PDA है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA से मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आपके पास जो घर पे बिजली का बिल, जो बिजली का मीटर है, उसकी स्क्रीनशॉट लेने आता है, उसकी रीडिंग लेने आता है, उसके पास यही PDA होता है। इसकी तरह आपके पास जो गैस के मीटर की रीडिंग लेने आता है, उसके पास भी यही PDA होता है। आप जहाँ पर लोकल शॉप पे एक सिम परचेज करने जाते हैं तो उसके पास भी PDA होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी तरह से कोई भी पेन से यूज़ करने वाली डिवाइस, जिस तरह से आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो उनके पास भी हाथ में उठाई हुई होती है, उसको भी हम PDA कहते हैं। ठीक है, इसी तरह a pen based computer are not used generally to enter the large amount of text, although they are used frequently for taking notes, creating short messages and writing annotation on electronic documents. Commonly used for data collection, inputting signatures or messages that are stored and transmitted as a graphic image. Okay? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोरियर वाला आता है, TCS वाला, वो आकर आपको एक स्लेट नुमा गत्ता देता है और उसके ऊपर पेज पर कहता है सर ये अपने नाम के सामने यहाँ पर सिग्नेचर कर दें। आप वो सिग्नेचर कर देते हैं,
लेकिन यहाँ पर आप जो नेक्स्ट है वो क्या है कि आपके पास जो TCS वाला आएगा, जो बेसिकली फॉरेन में ये होता है फेडनेक्स वगैरह का, तो क्या करते हैं TCS वाला उनके पास जाता है, उसके पास PDA होता है, वो उस PDA पे उनके नाम के सामने उनके सिग्नेचर्स को कलेक्ट कर लेता है और उसको सेव कर लेता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डिफरेंट मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जिनके साथ ये पेन भी होता है, बिल्कुल स्टाइलस होता है उनके पास, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अच्छा, डिवाइसेस फॉर द हैंड में हमारे पास एक और डिवाइस है जिसको हम ATM मशीन भी कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM क्या है? ऑटोमेटेड। हाँ जी बिल्कुल वीर जी, हम लेक्चर जो है ये एंड कर देंगे, क्या सिर्फ 2 मिनट, ये स्लाइड ख़त्म कर। उसके बाद है कि हमारे पास किसी की अटेंडेंस रह गई तो काइंडली वो मार्क कर दे। हमारे पास डिवाइसेस फॉर द हैंड जो है उसमें हमारे पास टच सेंसर्स, टच स्क्रीन्स हैं, जो कि हमारे पास ATM मशीन्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। हम वो सेंसर्स जो होते हैं टच स्क्रीन के सेंसर्स, वो यूज़ करते हैं ऐसी जगह पर जो कि डेजर्टेड एरिया हो, मडी या विंडी एरिया हो, जहाँ पर बटन्स ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पर हम टच स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फाउंडेड इन क्रैम्प्ड और डर्टी एनवायरनमेंट्स, ठीक है, हम वहाँ पे टच स्क्रीन्स का यूज़ कर लेते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन और पब्लिक इंफॉर्मेशन बूथ्स आल्सो कॉमन इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स एंड सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर्स, ठीक है। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो टच स्क्रीन वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अक्सर जो कैफ़ेज़ होते हैं, स्टूडेंट कैफ़ेज़, वहाँ पर भी एक छोटी सी ऐसे छोटा सा स्क्रीन लगा हुआ होता है और उसके ऊपर वो टच करके आपके मेन्यू के मुताबिक आइटम्स ऐड करके एक छोटी सी पॉइंट ऑफ सेल से आपके लिए एक स्ट्रिप निकालते हैं, जिसको आपको फाड़ के दे देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको खाना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बाकी यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है जी। और बाकी ये है कि आपके CR को मैं बता दूंगा, आपसे मैंने क्विज लेना था, लेकिन जब डिपार्टमेंट आपका खुल जाएगा तो मैं आपसे 2 क्विजेज़ इकट्ठे लूँगा। जहाँ तक हमने तैयार कर लिया है, यहाँ जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक आप तैयार करें। आपका सिलेबस वहाँ तक होगा जहाँ तक हम पढ़ लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका सिलेबस वहाँ तक होगा जहाँ तक हम पढ़ लेंगे, और आपका जो सिलेबस है वो होगा, जो पेपर होगा वो बेसिकली आपकी बुक से होगा, ठीक है। किसी को कोई सवाल करना है तो वो कर सकता है, मैंने माइक्स अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। जी सारा बताएं। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ये पूछना था कि जो बुक में लिखा हुआ है ना वो काफी लेंथी लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारा है, और आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना वो मतलब इजी लग रहा है। तो अगर हम वो याद कर लें जो आप पढ़ा रहे हैं और बुक से थोड़ा कम याद कर लें, इस आपको बुक तरह कर पढ़नी लें। पड़नी, आपको बुक पढ़नी पड़नी है। जब भी आपको कोई लेक्चर दिया जाता है या नोट्स दिए जाते हैं ना लेक्चर, वो बेसिकली आपका सब कुछ कवर नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपको जी समझाने की हद तक होता है। आपने बाकी सारा बुक से ही पढ़ना है। मैं आपका पेपर बुक से ही बनाऊंगा, ठीक है। जी सर। बुक में से जी कहीं सर। से भी, और बुक की एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है सबने। बुक जी की सर। एक्सरसाइज, हर चैप्टर के पार्ट की एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, वो आपने ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक जी। है। ओके जी, जी और सर। किसी की कोई बात है? एक्सक्यूज मी सर। जी रोशन। सर वो आप जो वर्ड सिखा रहे हैं, वर्ड एक्सेल, तो मिड के एग्जाम में क्या इसका प्रैक्टिकल इंक्लूड होगा? नहीं, प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो शॉर्ट कीज मैं बता रहा हूँ वो मैं पूछ सकता हूँ। MCQs में सर? हाँ, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और क्या होता है, और जो भी होता है इस तरह से। चलिए ठीक है अभी जब सर। पेपर बनाएंगे फिर क्लियर हो जाएगा, पता नहीं। ओके सर। जी हमना अतर। सर जो है हमारे से एक्सरसाइज है वो जी काफ़ी जी। है, तो आपने कहा था कि है मेरे पास सोल्व, तो फिर आप हमें देंगे? हाँ जी, उसका सोल्यूशन की बात कर रही है ना? यस सर। जी, आपका वो जो सोल्यूशन है वो अभी जब आपकी क्लास ख़त्म हो रही है, बुक मेरे पास ही है, मैं अभी उसकी पिक्चर्स बनाकर आपके CR के साथ शेयर कर देता हूँ, 1A की भी, 1B की भी, और 2A की भी, और 2B की। और कुछ? बस सर, थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
किसी और को कोई बात करनी है जी? नमाज का टाइम हो गया, वीर जी ने पहले भी बताया आप सबको, आप सब तवज्जो नहीं दे रहे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। पेपर पैटर्न रक्षंदा बेटा, पेपर पैटर्न जो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पहले मुझे ये तो पता लगे कि पेपर कब से है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली इसी फ्राइडे तक, कल तक हमें पता लग जाएगा सारी डिटेल्स। तो फिर पेपर पैटर्न भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा आपके सीआर के साथ या जीआर के साथ। मोस्ट प्रोबेबली आप यही देखें, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। यही आपका पेपर पैटर्न, ठीक है जी? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।